नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार मंडलों का गठन किया, तो अब की बार गोड़ू मंडल से हमारे साथ हैं श्रीमान श्री राम जी धायल। इनको अब की बार पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया और किस प्रकार की रहेगी इनकी कार्यशैली, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने की इनकी किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी, तो आज जानेंगे। क्योंकि भाजपा ने भी इन पे जो दूसरी बार विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो कार्यशैली है वो कुशल कार्यशैली को देखते हुए इनको दूसरी बार मौका दिया। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्ते, स्वागत है, धन्यवाद साहब, आप हमारे यहाँ पधारे और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप निरंतर जनहित के मुद्दे और उस पर जो चर्चा करते रहते हो, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार। आप हमेशा समाज के उत्थान के लिए आप हमेशा सदैव सच्चाई की आवाज़ उठाते हो, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पधारे आप जी श्री राम जी, अब की बार देखा गया है कि जैसे मंडलों का गठन हुआ, लगभग हमें नए चेहरे मिले, लेकिन आपको पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया, किस प्रकार? सर, पार्टी ने जो विश्वास जताया है आज मेरे पे, तो पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक ये नियम है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो ग्राउंड में जो जमीन हकीकत में जो मेहनत करता है, पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिसको जन जन तक पहुंचाना, हर क्षेत्र में जो एक्टिव कार्यकर्ता था उन्होंने पार्टी हमेशा मौका देती। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो संगठन के निचले स्तर से उठकर मेहनत करते 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 पार्टी ने उन्हें सीएम बनाने के तक का एक सफर तय किया। वो बहुत ही एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो एक मंडल जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे भजनलाल जी, उसके बाद सीएम तक पहुंचे। पार्टी हमेशा कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौका देती है। बिल्कुल। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपके कार्य क्षेत्र में जो पंचायतें आती हैं लगभग, तो उनकी अगर बात करें मुख्य रूप से हमेशा आप जुड़े रहे हैं, उनकी समस्याएं, मुद्दे जो भी जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का आपकी जो रूपरेखा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगी अब की बार किस प्रकार आपकी जो कार्यशैली रहेगी? कार्यशैली बात करें तो हम पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में हमारे जो केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई थी सरकार के लिए, उसमें जो कांग्रेस की सरकार की वजह से यहाँ बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था। उस भ्रष्टाचार में जैसे जल जीवन मिशन का काम था, आज आप देख लीजिए, गांव में कहीं भी पूछ लीजिए, जो कितना बड़ा उसमें घोटाला, जो जांच भी चल रही है हमारे प्रदेश स्तर में, जांच चल रही है। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री पर आरोप लगे इस घोटाले के, तो उसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। कोई अच्छी पाइपलाइन नहीं बिछाई है, ना तो हर घर में कनेक्शन हुए। इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा बजट मिलने के बावजूद तो बड़ा ही पैमाने पर भ्रष्टाचार किया कांग्रेस सरकार ने। तो वो एक अलग बात थी, हमारी सरकार यहाँ नहीं थी उस टाइम, योजनाएं निरंतर आ रही थी, लेकिन ये सरकार, कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी की योजनाओं को लागू करने से डर रही थी कि कहीं इसको क्रेडिट ना मिल जाए। इसलिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, इससे काफी योजनाओं से आम जन को वंचित रखा। तो अभी हमारी ये प्राथमिकता यही रहेगी कि हम जितना हो सके सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, उसकी पूरी योजनाओं की जानकारी हो, जानकारी के साथ उसका काम भी अच्छे स्तर पर हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी ना हो, हर काम में पारदर्शिता हो। हम निरंतर हर विभाग की जो भी कार्य यहाँ हो रहे सरकार के, तो उसमें निरंतर निगरानी रखें और अच्छा कार्य हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, और जरूरी जो वाजिब जहाँ योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक मिलना, ये हमारी पहली सोच है कि हम इसके लिए प्रयासरत रहे। जैसे अभी गिवा पर अभियान चला था जो खाद्य सुरक्षा में, तो जिसमें पहले बड़े स्तर पर जो बिना जरूरत की ये इस योजनाओं का जो दुरुपयोग कर रहे थे लोग,
उसमें सक्षम लोग भी इस योजना से जुड़े हुए थे। तो ये गिवी अभियान में एक बहुत ही काबिल तारीफ हम सुमित जी गोदारा की प्रशंसा करना चाहिए, हमारे जिले के मंत्री है, बहुत अच्छा ये प्रयास किया और उस प्रयास के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर जागरूकता दिखा के अपने गिवी अभियान में अपने जो सक्षम लोग थे उन्होंने नाम कटवाया और जो वंचित थे, वास्तव में वंचित थे, वो लोग जुड़े हैं। जिस योजना में आज लगभग 55-60 लाख नाम कटे हैं तो उससे 10 लाख एडवांस ही नाम जुड़कर इस योजना का लाभ ले रहे हैं जी। तो बात करेंगे अभी जिस प्रकार आपने बताया कि जो योजनाएं हैं वो लगातार धरातल तक पहुंचाने का आपका जो श्रेय जा रहा है, तो बात करेंगे अब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। पहले तो आप कह रहे थे जिस प्रकार की कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं पूरी जो योजनाएं धरातल तक लागू नहीं हुई। अब तो मंडल से लेके केंद्र तक जो सरकार है, किस प्रकार आपका जो क्षेत्र है इसमें से क्या आवश्यकताएं हैं, क्या विकास के मुद्दों को किस नजर से देखते हैं आप? हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो यह पश्चिमी राजस्थान का ये सीमावर्ती इलाका है। यहाँ मेरे मंडल में जितनी भी ग्राम पंचायत ये सीमावर्ती इलाके में आ रही है। तो इसमें सरकार, आपको भी विदित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये विजन है। पहले ये सोच थी कि बॉर्डर का गांव अंतिम गांव है, लेकिन मोदी जी ने एक नया नाम दिया कि बॉर्डर्स का जो सीमावर्ती गांव है वो हमारा प्रथम गांव है। उस प्रथम गांव को हर योजनाओं में भी प्राथमिकता प्रथम स्तर पर मिल रही है। तो अभी हमारे यहाँ बॉर्डर इलाके में अलग से बजट दिया जा रहा है हर ग्राम पंचायतों को, जैसे सड़कों के लिए, विद्युतीकरण के लिए, हर ऐसा क्षेत्र जहाँ अभी पूरी योजनाओं का विस्तार हो रहा है। अभी हाल ही में अच्छा बजट भी मिला है, 15-15 करोड़ रुपए हर विधानसभा को मिले हैं, जो सड़कों के जो पैचवर्क के लिए हैं, नई सड़कों के लिए हैं। और बॉर्डर इलाके में जो वंचित विद्युतीकरण का एक बड़ा मसला था, तो हमारे विधायक जी ने इस मुद्दे को उठाया भी था विधानसभा में, तब जाके अच्छा बजट भी मिला उस पर। और RDSS योजना के तहत हमारे बॉर्डर इलाके में, ये मान लीजिए हमारे बज्जू पंचायत समिति में लगभग 13,000 नामों की अभी दोबारा सर्वे हुई है, जो वास्तव में उस कांग्रेस राज में वंचित रख दिए गए, जो जानबूझकर। ऐसे तो काफी कनेक्शन है, जो 4 ढाणियों के पीछे एक ढाणी को सिर्फ राजनीतिक देशता के कारण उस ढाणी को वंचित रख दिया गया विद्युतीकरण लाइट से। तो आज सभी वंचित लोगों का जो सर्वे हुआ है उस पर स्वीकृतियां भी निकल गई, सेक्शन निकल गई और RDSS का काम चालू है, बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। बॉर्डर इलाके से शुरुआत की है और अच्छा कार्य चल रहा है। और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं समय समय पर जो यहाँ पर अभी अभाव है जिस चीज़ों का, तो हम हमारे बड़े ऊपर लेवल तक हम इस बात को पहुंचाते हैं। जिले में, प्रदेश में हर चीज़ को समय समय पर हम पहुंचा रहे हैं कि इस सुविधाओं का भी विस्तार होना आवश्यक है। तो उस पर हमारे भजनलाल जी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, ये सब बहुत अच्छी तरीके से इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। जी, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस प्रकार बात करें, आपने बताया कि जन समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उनका समाधान होता जा रहा है। बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, महाविद्यालय, कॉलेज वगैरह तो खुल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी देखी गई है। तो इस ओर आपके क्या कदम रहेंगे? शिक्षा का इस तरफ ये पहला कदम होना चाहिए। गवर्नमेंट कौन सी भी हो, तो शिक्षा पर तो पहली मानव योजना पहली शिक्षा पर ही होनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा में यहाँ विस्तार तो खूब हुआ है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देख रहे हो कॉलेज बन चुकी हैं, यहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी हुए हैं। तो और अभी हमारी सरकार क्रमोन्नत भी हो रहे हैं कोई प्राथमिक विद्यालय। तो इसमें कॉलेज शिक्षा की बात करें तो स्टाफ की कमी तो हालांकि नहीं है, फिर भी यहाँ संविदा पर हो और गवर्नमेंट से भी अच्छी नियुक्तियाँ हो रही है और निरंतर प्रयास है हमारी सरकार द्वारा कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी रिक्त पद हैं उन पे पीछे सरकार ने विधानसभा में जवाब भी दिया है या मंत्री ने कि इस चीज़ों पर अभी जहाँ वैकेंसियाँ की जरूरत है निकालने की, तो वहाँ भर्तियाँ भी निकाली जा रही है बड़े पैमाने पर। वार्षिक कैलेंडर भी बन रहा है भर्तियों का और अच्छे पैमाने पर काम हो रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारना पहली प्राथमिकता है हमारी सरकार की। तो इसमें संभव प्रयास है कि जितना हो सके उतने अभी पदों को भरा जाए और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठे और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी ये सिलेबस चेंज भी हुआ है, अच्छे प्रोजेक्ट उसमें डाले हैं और
शिक्षा में देखें तो यहाँ पूरी सुविधा, जैसे किताबें हैं, बैग या अपने ट्रांसपोर्ट जो आना जाना किराए तक सरकार दे रही है बच्चों को। तो बात करेंगे अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार आपसे लगभग बात करें, ये क्षेत्र है किसानों से जुड़ा हुआ है, अधिकतर किसान निवास करते हैं। किसानों को किस नज़र से देखते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या सौगातें रहेगी? किसानों का ये हमारे यहाँ कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ मूंगफली की जैसे बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ बीकानेर जिले में, खासतौर पर पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र है कोलायत विधानसभा में, यह मूंगफली की अच्छी उपज होती है। तो सरकार अभी जैसे एमएसपी बढ़ रही है, हर फसल में आप देख रहे हो, पीछे भी एमएसपी में बढ़ोतरी हुई और इस बार भी एमएसपी में 500 रुपये से ऊपर की बढ़ोतरी की है सरकार ने। अभी समर्थन मूल्य है जो लगभग 7,000 के पास है। 2014 की हम बात करें तो उस टाइम मूंगफली के 3,000 के आसपास अंदर कुछ भाव मिल रहे थे किसानों को, तो उसमें कोई लागत भी पूरी नहीं होती थी। इस बार नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों के हित के लिए बड़े बड़े कदम उठाए मोदी जी ने। एमएसपी में वृद्धि हो, सब्सिडी हो, कृषि यंत्रों की बात करें और जैसे खरीद में पारदर्शिता भी लाई जा रही है। पहले जो भ्रष्टाचार भी सरकारी खरीद में होता था बड़े स्तर पर, तो अब ये फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, तो उसमें पारदर्शिता आएगी और किसानों को हर संभव जितना हो सके इतना लाभ दिया जा रहा है। अभी पीछे थोड़ी अच्छी बारिश, इस बार सीजन अच्छा रहा तो डैम में भी अच्छी आवक थी पानी की, तो उस मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए अभी पेराइटी में भी शेड्यूल में बदलाव किया, लगातार 7-8 दिन के बाद पानी दिया जा रहा है और इस बार खूब अच्छी फसलें होगी। इंद्रदेव की भी अच्छी मेहरबानी है, तो हमारी सरकार का भी अच्छा प्रयास है और भगवान भी मेहरबान हुए तो किसानों के लिए खुशहाली होगी। और निरंतर मोदी जी का ये प्रयास रहेगा कि अगर हम किसानों के हित के लिए पहली प्राथमिकता, हर योजना में किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे बजट की बात की जाए, केंद्रीय बजट की बात करो, राज्य सरकार का बजट की बात करो, तो बड़े स्तर पर किसानों के लिए बड़ी सौगातें दी है सरकार ने। तो अध्यक्ष साहब, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, आपके क्षेत्रवासियों को और देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हम सब मिलकर, हमारे भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का कैसे भला हो सके, हमारी कार्यकारिणी सब मिलकर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी बूथ तक पार्टी मजबूत होगी तो हमारी सत्ता, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आवक डबल इंजन की सरकार है, तो हर योजनाओं में और पारदर्शिता के साथ हर योजनाओं की पहुंच आम जन तक हो रही है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, हम मिलकर अच्छी कार्यकारिणी बनेगी। कार्यकारिणी हर एक योजना को, हर एक कार्य को हर आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और संगठन के लिए भी मजबूती से कार्य करेंगे। और आगामी पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय का चुनाव है, उसमें भी हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम सब मिलकर संगठन को मजबूती से काम करेंगे और यहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपना परचम लहराएगी। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष गोड़ू से। भारतीय जनता पार्टी ने इनको दूसरी बार जिस प्रकार मौका दिया, तो इनका यही है कि जो जनता की आवाज़ है उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इनका पूरा प्रयास रहेगा और इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किए जाएंगे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुँचाने की बहुत बहुत। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।